हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द पीएनटी कोचिंग क्लासेस लर्न इजीली एंड स्मार्टली। तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th हिंदी का परीक्षा अध्ययन का आदर्श प्रश्न पत्र यानी कि मॉडल पेपर सेट जो है उसका सेट 1 के जो 2 नंबर के वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस हैं उन सभी को हम इन डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। तो 2 नंबर में जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो है, फाल्गुन में ऐसा क्या होता है जो बाकी ऋतुओं से भिन्न होता है। तो इस क्वेश्चन का मतलब है जो फाल्गुन है, फाल्गुन क्या होता है, एक हिंदी भाषा के जो महीने होते हैं, जैसे कि आपने इंग्लिश में पढ़े जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, इस टाइप से। तो इस तरीके से जो फाल्गुन है ये हिंदी महीनों का नाम में से एक ही महीना है जो कि जनरली 25 फरवरी से 25 मार्च तक माना जाता है। तो इस फाल्गुन महीने में ऐसा क्या होता है कि जो बाकी जो ऋतुएं हैं, आपको पता होगा बहुत सारी ऋतुएं होती है, तो उन ऋतुओं से ये भिन्न यानी कि अलग क्यों होता है। तो चलिए देखते हैं इसका आंसर। तो फाल्गुन महीने में बाकी ऋतुओं से अलग ये होता है कि फाल्गुन महीने में वसंत ऋतु आती है, और जब वसंत ऋतु आती है तो इस समय पेड़ पौधे जो है एकदम हरे लाल पत्तों से और रंग बिरंगे फूल जो है उसमें लद जाते हैं यानी कि भर जाते हैं। तो उस समय होता ऐसा है कि चारों तरफ हरियाली छाई रहती है, और हरियाली में क्या होता है, हरे लाल पत्ते रहते हैं, और इसके अलावा जो फूल होते हैं वो एकदम से पेड़ों पे छाए हुए रहते हैं, और चारों तरफ भीनी भीनी यानी कि मंद मंद धीमी धीमी बहुत ही सुगंधित हवा उन फूलों के वजह से चलने लगती है। उस समय ना तो बहुत सर्दी होती है और ना ही बहुत गर्मी होती है। जो मौसम होता है वो बहुत ही मनोहर होता है, यानी बहुत ही शानदार, बहुत ही अच्छा होता है। उस समय जो पक्षी होते हैं, जो बर्ड्स होते हैं, वो चहचहाते हैं यानी कि अपनी आवाज़ जो है चारों तरफ बिखेरते रहते हैं। और ये बात आपको पहले से पता होगी, जो वसंत ऋतु होती है जनरली ये सभी ऋतुओं की राजा मानी गई है, बिकॉज इस समय चारों तरफ हरियाली छाई रहती है और इतना सुहावना यानी कि प्यारा और सुंदर जो वातावरण होता है वो दूसरे किसी ऋतु में नहीं होता है। इसीलिए जो फाल्गुन ऋतु है वो बाकी ऋतुओं से अलग होती है। तो क्योंकि ये जो वसंत ऋतु है वो इस फाल्गुन के महीने में आती है, इसलिए हम बोल सकते हैं जो फाल्गुन है वो बाकी ऋतुओं से बहुत अलग होता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसके अथवा में यानी कि और में जो क्वेश्चन है वो है, बच्चे की दंतुरित मुस्कान का कवि के मन पर क्या प्रभाव पड़ता है। देखो यहाँ पे एक वर्ड आया है दंतुरित मुस्कान। तो पहले समझते दंतुरित क्या होता है। देखिए, जब बच्चे का जन्म होता है तो उसके बाद उसके मुंह के अंदर दांत आने की जो प्रोसेस होती है उसको हम बोलते हैं दंतुरित। तो जो एक छोटा बच्चा होता है जो अभी अभी जन्म लिया है और उसमें दांत आने की प्रोसेस अभी स्टार्ट हुई है, तो उस समय जो उसकी मुस्कान होती है, तो उस मुस्कान का, उस स्माइल का कवि के मन पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो चलिए समझते हैं इसको आंसर से। बच्चे की दंतुरित मुस्कान का कवि के मन पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। वे दांत निकलते बच्चे को जब मुस्कुराते हुए देखते हैं तो उस समय उनका जो दिल है वो प्रसन्नता से यानी खुशी से भर जाता है, और उन्हें लगता है कि जो ये बच्चे की मुस्कान है ये जीवंत है। जीवंत यानी कि जीवित कर देने वाली बहुत ही प्यारी मुस्कान है। इतनी प्यारी मुस्कान है कि ये मृत्यु व्यक्ति यानी कि मरे हुए व्यक्ति में भी प्राण डाल सकती है, जान दे सकती है, यानी कि उसको जिंदा कर सकती है। और इसकी ये जो मुस्कान है उसके प्रभाव से, उसके असर से जो कठोर से कठोर पत्थर है यानी कि चट्टान है, मान लेते हैं बहुत बड़ा पत्थर जो कि बहुत कठोर है, या फिर जो वनस्पतियां हैं यानी जो पेड़ पौधे हैं जिसमें कांटे हैं, तो ये कांटे और जो पत्थर है ये भी मुलायम और कोमल हो उठती यानी कि हो सकती है। इतनी प्यारी उसकी मुस्कान है। तो इस तरीके से बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है बच्चे की दंतुरित मुस्कान से कवि के मन पर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें बोला गया है, कवि आत्मकथा लिखने से क्यों बचना चाहते हैं। पहले समझते हैं आत्मकथा क्या होती है। आत्म यानी खुद की कथा। तो अगर कोई कवि या लेखक जब अपने बारे में कोई कथा लिखता है तो उसको बोलते हैं आत्मकथा। तो यहाँ पे ये जो कवि है ये क्यों अपनी आत्मकथा से यानी कि आत्मकथा को लिखने से बचना चाहते हैं। तो चलिए समझते हैं इसको आंसर से। तो यहाँ पे जिस कवि की बात हो रही है वो है कवि जयशंकर प्रसाद। तो जो कवि हैं जयशंकर प्रसाद, उनके मित्रों ने उन्हें उनकी आत्मकथा लिखने के लिए कहा था, लेकिन वे राजी नहीं हुए। राजी यानी कि वो माने नहीं, क्योंकि उनके अनुसार उनका जीवन जो है बहुत ही साधारण, बहुत ही सिंपल रहा है। उन्होंने कोई ऐसा महान कार्य नहीं किया जिसका उल्लेख वो आत्मकथा में करें, यानी कि ऐसा कुछ महान कार्य नहीं किए जो वो चाह रहे हो कि वो अपनी आत्मकथा में लिखे, उल्लेख करना यानी कि बताना। और उनका ये मानना था जो उनका जीवन है वो दुखों और आघातों यानी कि बहुत ठोकरें, बहुत धक्के उन्हें मिले हुए हैं उनके जीवन में। तो उनका जो जीवन है वो दुखों और आघातों से पूर्ण रहा है यानी कि भरा रहा है। इसलिए आत्मकथा लिखकर वे
उन दुखों को फिर से याद नहीं करना चाहते, उनको तरोताजा नहीं करना चाहते, बिकॉज वो इतने ज्यादा परेशानी वाले, दुखी वाले, यानी कि दुख देने वाली यादें थी जिन्हें वो फिर से याद करना नहीं चाहते हैं। तो यही कारण है कि जो कवि जयशंकर प्रसाद जी हैं वो अपनी आत्मकथा लिखने से बचना चाहते हैं, क्योंकि वो अपनी पुरानी उन दुख देने वाली यादों की तरफ नहीं जाना चाहते हैं। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसके अथवा में यानी कि और में क्वेश्चन है कि गोपियों के अनुसार राजा का धर्म क्या होना चाहिए। देखिए, आपको पता होगा कृष्ण भगवान की बहुत सारी गोपियां थी, तो उनके अनुसार एक राजा का धर्म यानी कि कर्तव्य क्या होना चाहिए। तो चलिए समझते हैं इसको आंसर से। तो गोपियों के अनुसार राजा का धर्म यानी कि कर्तव्य जो है वो प्रजा के हित का पूरा ध्यान रखना होना चाहिए। यानी कि उनका मानना था जो प्रजा होती है, प्रजा यानी कि जो जनता होती है, उनके हित यानी कि कल्याण, उनकी अच्छाई के लिए उनको पूरा ध्यान रखना चाहिए। किसको? एक राजा को। ठीक है, और राजा का कर्तव्य होना भी यही चाहिए कि वो अपनी प्रजा का ध्यान रखे। इसके अलावा जो धर्म है वो ये है कि प्रजा को किसी भी प्रकार से सताया नहीं जाना चाहिए, उन्हें कोई भी परेशान नहीं करना चाहिए। और इसके अलावा जो राजा का दायित्व है, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो धर्म है एक तरह से, वो ये है कि प्रजा की भलाई का बिल्कुल उन्हें ध्यान रखना ही चाहिए। ठीक है, तो कुल मिलाकर के राजा का धर्म क्या है? अपनी प्रजा के हित यानी कि भलाई के बारे में सोचना चाहिए, उन्हें सताना नहीं चाहिए। तो ये हो गया इसका आंसर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें बोला गया है दो प्रयोगवादी कवियों के नाम और उनकी एक एक रचना का नाम लिखना है। तो प्रयोगवादी क्या होता है, इसको हमने आपको ऑब्जेक्टिव वाले क्वेश्चन वाली वीडियो में आपको बताए थे कि बेसिकली जो आधुनिक काल होता है हिंदी साहित्य का, उसमें बहुत सारे युगों में उनको बांटा गया था। तो उनमें से एक युग था प्रयोगवादी युग। तो उस समय कौन कौन से कवि थे, तो उन कवियों में से कोई भी दो कवियों के नाम बताना है आपको, और उनकी एक एक रचना यानी कि उन्होंने कौन कौन सी रचना लिखे थे, ये आपको यहाँ पे बताना है। तो चलिए देखते हैं इसका आंसर। तो यहाँ पे देखिए हम चार कवियों के नाम देख रहे हैं और उनकी रचनाएं देख रहे हैं। इनमें से जो भी आपको दो इजी लगते हैं उनको याद कर लेंगे। पहले कवि का नाम है अज्ञेय, उनकी रचना थी हरी घास पर क्षण भर। दूसरे जो कवि थे वो थे मुक्तिबोध, उनकी रचना का नाम है चांद का मुंह टेढ़ा है। तीसरे जो कवि थे वो थे धर्मवीर भारती, उनकी रचना है अंधा युग। नेक्स्ट है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, जिनकी रचना है बांस के पुल। तो आपको चारों में से कोई भी दो या तीन याद कर लेंगे। तीन इसलिए याद करना चाहिए, अगर एक आध एग्जाम में भूल जाते हैं तो आपको वो कुछ तो भी बैकअप रहेगा, जिससे कि आप एक भूल भी गए तो आपके पास ऑप्शन रहेगा, आप उसको लिख सकते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसके अथवा में जो क्वेश्चन है वो है कि वर्तमान हिंदी काव्य की दो प्रमुख विशेषताएं लिखी। यानी कि जो वर्तमान में अभी प्रेजेंट में जो हिंदी काव्य है, काव्य यानी क्या होता है? कविताएं। जो कविताएं लिखी जा रही है इसको हम बोलते हैं हिंदी काव्य। तो वर्तमान में हिंदी काव्य की जो विशेषता यानी कि खास बातें आपको यहाँ पे बतानी है। तो चलिए देखते हैं इसके आंसर को। तो वर्तमान हिंदी काव्य की दो प्रमुख विशेषताएं निम्न प्रकार से यानी कि नीचे बताई गई है। पहला है यथार्थ चित्रण पर जोर। तो यहाँ पे जो वर्ड आया है यथार्थ, इसका मतलब क्या होता है? जो उचित है, जो सही है, उस चित्रण पर जोर दिया गया। यानी कि जो वर्तमान में चीजें चल रही है, जो सही है, उन्हीं चीजों पर फोकस दिया गया है, गलत चीजों पे बिल्कुल भी फोकस नहीं दिया गया है। और अगर कोई चीज बुरी है या बुराई के बारे में है तो उसके खिलाफ भी यहाँ पे कविताएं की जाती है। तो यथार्थ यानी कि जो सही है, जो उचित है, उसी के चित्रण पर, उसी पे या उसी चीज को दिखाने के तरफ, चित्रण यानी कि दिखाना, तो उसी के तरफ चीजें दिखाई गई है, बताई गई है। नेक्स्ट है जो नारी है, जो औरतें हैं, उनके प्रति यानी उनके लिए परिवर्तित दृष्टिकोण, कि उनके लिए किस तरीके से आपको जो दृष्टिकोण है, जो आपका नजरिया है, उसको परिवर्तन करने की जरूरत है, उसमें बदलाव की जरूरत है। तो इसके ऊपर भी वर्तमान में हिंदी काव्य को या हिंदी कविताओं में बताया गया है। तो ये थी दो प्रमुख विशेषताएं वर्तमान हिंदी काव्य की। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला या फिर नागार्जुन की काव्यगत विशेषताएं निम्नांकित बिंदुओं पर लिखिए। दो रचनाएं और दो भाव पक्ष की विशेषताएं। तो इस क्वेश्चन का मतलब है यहाँ पे दो कवियों के बारे में बताया गया है। पहला है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला या फिर आपको नागार्जुन। हालांकि हम दोनों ही देखेंगे। तो दोनों की जो कविताएं हैं उनकी विशेषताएं, खास बातों को आपको बताना है। किन बिंदुओं पर? पहले तो इनकी दो रचनाएं बताना है आपको, और फिर इनके दो भाव पक्ष की विशेषताएं आपको बताना है। तो चलिए वन बाय वन दोनों की इन विशेषताओं के ऊपर हम फोकस करते हैं और समझते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी के बारे में। तो उनकी जो मेन फेमस रचनाएं हैं जो उन्होंने लिखे हैं, उनमें से आपको कोई भी दो याद करना है। यहाँ पे 11 के 11 दी हुई मैं आपको बता देता हूँ। पहला है अनामिका, फिर है परिमल, गीतिका, तुलसीदास, अणिमा, बेला, आराधना,
अपरा, गीत गूंज, कुकुरमुत्ता, नए पत्ते। इनमें से कोई भी दो याद कर लीजिए। मैं आपको बोलूंगा दो नहीं, 3-4 याद कर लीजिए ताकि आपके पास बैकअप रहे। एग्जाम में अगर कोई एक आध दो भूल भी गए तो आप वहां पे दो उनकी रचनाएं लिख सके। उसके बाद जो अगला टॉपिक है इसमें हमको एक्सप्लेन करना था वो था भाव पक्ष। ये भाव पक्ष क्या होता है पहले इसको समझते हैं कि जो भी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने अपनी रचनाएं की थी, काव्य रचनाएं की थी, उसमें जो भी उनकी रचनाएं थी उनके पीछे की फीलिंग क्या थी, भाव क्या था, वो आपको यहाँ पे समझाना है कि उन्हें किस तरीके की रचनाएं की हुई थी और उनके माइंड में उनके लिए क्या फीलिंग थी, क्या भाव था। तो देखिए क्वेश्चन में कोई भी दो भाव पक्ष बताने के लिए कहा गया है। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 1 2 3 4 5 दिए हुए हैं, तो मैं आपको पांचों बताता हूं। उसके बाद आप कोई भी सिंपल से जो आपको इजी लगते हैं वो 2 या 3 याद कर लेंगे। तो सबसे पहले जो भाव पक्ष था वो था प्रेम और सौंदर्य वर्णन। तो यहाँ पे क्या किए थे, जो निराला जी थे उनकी कविताओं में जनरली प्रेम और सौंदर्य, सौंदर्य यानी क्या होता है, सुंदरता के मोहक चित्र, मोहक यानी कि बहुत ही अट्रैक्टिव, बहुत ही शानदार चित्र आपको देखने को मिलते हैं। यहाँ पे चित्र का मतलब है कि उनकी कविताओं में प्रेम और सुंदरता को लेकर के बहुत ज्यादा उन्होंने कविताएं लिखी हुई है और उनका जो ये सौंदर्य वर्णन है वो बहुत ही ताजगी यानी कि एकदम फ्रेश, आकर्षण यानी कि अट्रैक्टिव और स्वच्छंद यानी कि एकदम क्लीन होता है, बहुत ईजिली हमको समझ में आ जाता है। वहीं पर अगर हम सेकेंड भाव पक्ष की बात करते हैं वो है प्रकृति चित्रण। प्रकृति यानी कि नेचर के बारे में बहुत ही शानदार इन्होंने कविताएं लिखी हुई है। तो जो निराला जी हैं उन्होंने प्रकृति के सजीव चित्र अंकित किए। सजीव यानी कि ऐसा उन्होंने प्रकृति को एक्सप्लेन किया है अपने कविताओं में कि हमको लगता है कि हम वहीं पे खड़े हैं और हमारे सामने चारों तरफ प्रकृति और नेचर जिसकी बात की जा रही है वो हमारे आसपास ही है और हम उसको एकदम सजीव यानी कि लाइव देख पा रहे हैं, जैसे कि वो जिंदा है सही में। तो ये जो उनका प्रकृति वर्णन है, जिस तरीके से वो एक्सप्लेन करते हैं सब चीजें, ये बहुत ही अत्यंत यानी कि बहुत ज्यादा मधुर यानी मीठी और हृदय स्पर्शी यानी कि दिल को छू लेने वाली होती है। नेक्स्ट भाव पक्ष है भक्ति एवं दर्शन। यानी कि यहाँ पे जो निराला जी थे उन्होंने जीवन के अंतिम वर्षों में इनकी कविताओं में कबीरदास जैसी भक्ति भावना यानी कि भगवान के लिए जो भक्ति की जो भावना थी, जो फीलिंग थी, वो देखने को मिलती है। लोक कल्याण, लोक यानी कि समाज या दुनिया, तो दुनिया के कल्याण के बारे में यहाँ पे इन्होंने बताया थे। इसके अलावा रहस्यवाद का स्वर विद्यमान है, यानी कि जो रहस्यवाद है, यानी बहुत सारी रहस्यमयी वाली बातें उन्होंने अपनी कविताओं में बताए थे और उनकी ये स्वर यानी कि आवाज जो है हमको देखने को इनकी कविताओं में मिलती है। नेक्स्ट भाव पक्ष है प्रगतिवादी दृष्टिकोण। देखिए प्रगतिवादी यानी क्या होता है, तरक्की होना, प्रगति होना, आगे निरंतर लगातार बढ़ते रहना। तो उनका नजरिया भी इनकी कविताओं में हमको देखने को मिलता है। तो इस तरीके से जो निराला जी हैं इनके कविताओं में दीनहीन यानी कि जो गरीब लोग हैं, जो बहुत सताए हुए लोग हैं, निर्धन किसान, जो गरीब किसान है, उनके लिए बहुत गहरी सहानुभूति है यानी कि सिंपैथी है, उनके लिए बहुत इनके दिल में प्रेम है। ये उनकी तरक्की चाहते हैं, प्रगति चाहते हैं। और ये किन कविताओं में बताया गया है प्रगतिवादी दृष्टिकोण, तो कुकुरमुत्ता हो गया, तोड़ती पत्थर, दीन, इन कविताओं में इस चीज की पुष्टि होती है, हमको सबूत देखने को मिलते हैं कि वो प्रगतिवादी दृष्टिकोण रखते थे, अपना नजरिया रखते थे। जो लास्ट भाव पक्ष है वो है राष्ट्रीयता। राष्ट्रीयता यानी कि राष्ट्र यानी कि जो देश होती है उसके लिए इनके अंदर आत्मीयता थी, उनके लिए देश के लिए बहुत प्रेम था, ये होता है राष्ट्रीयता। तो निराला जी की जो कविताएं हैं उसमें देश प्रेम यानी कि देश के लिए प्यार और राष्ट्रीयता की भावना से भरपूर देखने को मिलते हैं, परिपूर्ण यानी कि भरपूर उनकी ये फीलिंग थी कविताओं के अंदर कि वो देश को बहुत प्यार करते थे। और उनकी कविताओं में जो राष्ट्रीय प्रेम है उससे ओज जो है वो उमड़ कर आ जाता है, ओज यानी कि उत्साह, जोश जो है वो हमारे अंदर भर करके आ जाता है। तो इन 5 भाव पक्ष में से कोई भी 2 या 3 आपको याद करना चाहिए एग्जाम के लिए, दैट विल बी इनफ। ओके, चलिए देखते हैं अब नागार्जुन के बारे में। तो नागार्जुन जी ने जो रचनाएं लिखी थी वो बहुत सारी, उसमें वैरायटी आपको देखने को मिलती है, बहुत सारे नाम है। यहाँ से अगेन आप 2-3 कोई भी नाम यूज कर लेंगे, जैसे कि यहाँ पे युगधारा हो गया, प्यासी पथराई आंखें, सतरंगे पंखों वाली, खून और शोले, हजार हजार बाहों वाली, तुमने कहा था, पुरानी जूतियों का कोरस, आखिर ऐसा क्या कह दिया मैंने, मैं मिलिट्री का बूढ़ा घोड़ा, प्रेत का बयान, भस्मांकुर। तो ये कुछ इनकी रचनाएं थी, इनमें से कोई भी 3-4 आप याद कर लेंगे और 2 जो है वो आपको एग्जाम में लिखना है। अब चलिए देखते हैं इनका भाव पक्ष। तो जैसे कि मैंने आपको बताया भाव पक्ष क्या होते हैं, इनकी जो कविताएं थी उनके पीछे इनकी फीलिंग क्या थी। तो यहाँ पे 3 दिए हुए हैं। ओके, 3 भाव पक्ष है, कोई भी आपको तीनों याद करना चाहिए बेसिकली, और एग्जाम में जो 2 आपको इजी और अच्छे से याद आ जाए आपको उनको लिख के आना है। तो सबसे पहला है विद्रोह का स्वर। यानी कि विद्रोह यानी क्या होता है, किसी के अगेंस्ट होना, किसी के खिलाफ होना या फिर किसी के खिलाफ लड़ाई करना।
तो विद्रोह की स्वर यानी कि आवाज हमको इनकी कविताओं में देखने को मिलती है। वही यहाँ पे बताया गया कि जो नागार्जुन जी थे उन्होंने शोषितों के लिए, शोषितों के प्रति, शोषित क्या होते हैं, जिनके साथ बहुत दुष्टता से, बहुत निर्दयता से बिहेवियर किया जाता है, व्यवहार किया जाता है और उनसे बहुत ज़्यादा काम लिया जाता है। तो जो शोषित थे उनके लिए बहुत सहानुभूति थी, उनके लिए बहुत प्यार था, उनके लिए बहुत सिंपैथी थी और हर लेवल पे, हर स्तर पे जो शोषण था उनके विरोध, उनके खिलाफ उन्होंने तीखे शब्दों में कविताएं की हुई है। बहुत ही गंदे तरीके से उन शोषण करने वालों के खिलाफ बहुत ही ज्यादा ऊंची स्वर में इन्होंने बहुत ही तीखे शब्दों में उनके ऊपर प्रहार किया है। नेक्स्ट है प्रकृति चित्रण, यानी कि नेचर के बारे में बहुत ही शानदार तरीके से नागार्जुन जी ने बताया है। तो वही यहाँ लिखा हुआ है कि जो नागार्जुन जी है उन्होंने प्रकृति यानी कि जो नेचर है उनके मनोरम चित्र यानी कि बहुत ही शानदार चित्र जो है वो उकेरे हैं यानी कि बनाए हैं। तो नागार्जुन ने अपनी कविताओं में बहुत ही शानदार चित्र बनाने का मतलब है कि जो प्रकृति, जो नेचर है उनके बारे में बहुत ही शानदार तरीके से वर्णन किए हैं। इनकी कविताओं में खेती हो गया, हरियाली, वन, जंगल, पर्वत यानी पहाड़ आदि, इन सब के बारे में इस तरीके से बताएं कि वो साकार हो उठे, कि ऐसा लगता है कि हमारे सामने बिल्कुल ये सब चीजें हमको दिखाई दे रही है। इस तरीके से उन्होंने अपनी कविताओं में इनका जिक्र किया है। नेक्स्ट है यथार्थ चित्रण। जैसे कि मैंने बताया अभी आपको, यथार्थ यानी क्या है, जो सही है, जो उचित है उसके बारे में कविताओं में बताना और जो गलत है उनके बारे में गलत बताना। तो वही है कि नागार्जुन जी ने जन जीवन यानी कि लोगों के जीवन के जो सहज और जो स्वाभाविक रूप है उनके बारे में यथार्थ चित्रण किया है। सहज यानी क्या होता है, बहुत ही सिंपल तरीके से, और स्वाभाविक यानी कि नेचुरल रूप से उन सभी चीज़ों के बारे में बताया जो उस समय के जो लोग थे, जो जन लोग थे, उनके जीवन कैसे था उसके बारे में बिल्कुल सही सही चित्रण किया है, सही सही अपनी कविताओं में बताया है। और इसके अलावा उन्होंने जो गरीब थे, जो दलित, जिनके ऊपर बहुत टॉर्चर किया जा रहा था, बहुत परेशान किया जा रहा था, और जो गरीब लोग थे, निर्धन लोग थे, उनके जीवन को उन्होंने बहुत ही सामने से देखा था, इसलिए उन्होंने उनके ऊपर बहुत ही शानदार तरीके से कविताएं रची हुई है। तो ये थे नागार्जुन जी की भाव पक्ष। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पाठ्य मुक्तक और गेय मुक्तक में कोई दो आपको अंतर बताना है यानी कि डिफरेंस बताना है। तो चलिए देखते हैं इसके आंसर को। तो यहाँ पे पाठ्य मुक्तक और गेय मुक्तक में 3 अंतर लिखे हुए हैं, 3 डिफरेंस लिखे हुए हैं। आप तीनों याद कर लेंगे। एग्जाम में कोई भी जो 2 आपको याद आते हैं, जो सिंपल लगते हैं, उनको आप लिख सकते हैं। तो देखिए, जो पाठ्य मुक्तक है इनका पाठ किया जाता है। यानी पाठ कैसे किया जाता है, जैसे पैराग्राफ होता है, कोई स्टोरी होती है, उसको जैसे आप रीड करते हैं, सिंपली आप इसको पढ़ते हैं। पाठ करना मतलब पढ़ते हैं। लेकिन जो गेय मुक्तक है उनको लय में गाया जाता है, क्योंकि गेय मुक्तक यानी गाने वाला मुक्तक, गाने वाली कविता। तो गेय मुक्तक को लय में गाया जाता है, उसको पढ़ा नहीं जाता है। ये हो गया पहला डिफरेंस। सेकेंड है, जो पाठ्य मुक्तक होता है उसमें लय, तुक और छंद को ध्यान में नहीं रखा जाता है। यानी कि यहाँ पे जो ये वर्ड है लय यानी कि राग से, तुक यानी क्या होता है, राइमिंग वर्ड। राइमिंग वर्ड यानी कि करता, हरता, आता, जाता, यानी कि आखिरी का जो प्रोनाउंसिएशन है, जो बोलते हैं, वो सेम होना चाहिए। तो हो गया तुक। और छंद क्या होता है कि वहां पे मात्राओं और वर्ण यानी कि अक्षरों के बारे में निश्चित प्रकार से वहां पे उनके नंबरों के अनुसार वहां पे पद्य की, कविताओं की रचना की जाती है। तो इन सब चीजों को पाठ्य मुक्तक में ध्यान नहीं रखना होता है, क्योंकि पैराग्राफ राइटिंग होता है, एक स्टोरी के रूप में लिखा जाता है। जबकि जो गेय है यानी कि गेय मुक्तक है, यहाँ पे छंद विधान युक्त रचना होती है, यानी कि छंदों का बहुत ही ध्यान रखा जाता है, उसके हिसाब से ही रचनाएं की जाती है। ये हो गया सेकेंड डिफरेंस। थर्ड है कि आधुनिक यानी कि जो आज के समय के जो मुक्तक काव्य हैं वो पाठ्य मुक्तकों की कोटि है, यानी कि उसकी कैटेगरी में आते हैं। यानी कि जो भी मुक्तक काव्य, यानी कि मुक्तक क्या होता है, जब आप कोई भी पैराग्राफ लिख रहे हैं तो मुक्त रूप से, यानी कि बिना कोई चिंता के, बिना कोई ग्रामर के, व्याकरण के नियमों को ध्यान में रखते हुए आप लिखते हैं, इसको बोलते हैं मुक्तक। तो जो ये पाठ्य मुक्तक है ये मुक्तक काव्य यानी कि बिना किसी टेंशन में, बिना कुछ सोचे हुए आप लिख सकते हैं, उस कैटेगरी में, कोटि में यानी कि कैटेगरी में आते हैं। ठीक है। जबकि जो सूर हो गए यानी कि सूरदास जी हो गए, तुलसीदास जी हो गए, प्रसाद हो गए, सुमित्रानंद पंत हो गए, इन सभी के जो पद हैं, जो दोहे हैं, जो इन्होंने कविताएं लिखी हुई है, वो गीत जो है उनके वो गेय मुक्तक के अंदर आते हैं। तो ये हो गया 3 डिफरेंस। इनमें से कोई भी आप दोनों या तीनों याद कर लेंगे और एग्जाम में 2 आप लिख सकते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसके अथवा में जो क्वेश्चन है उसमें बोला गया है शांत रस की यहाँ पे आपको परिभाषा लिखते हुए एक उदाहरण देना है। तो चलिए देखते हैं इसके आंसर को। तो शांत रस वह काव्य रचना है, यानी कि ऐसी कविता की रचना है, जो कविताएं होती है उनको बोला जाता है काव्य रचना। तो शांत रस वह काव्य रचना है जिसमें जो श्रोता होता है, जो सुनने वाला इंसान होता है, उसके मन में निर्वेद यानी कि भगवान से जुड़ जाना, तो निर्वेद के जो भाव है, जो फीलिंग है वो उत्पन्न हो,
वहां पे शांत रस की उत्पत्ति होती है, यानी कि वहां पे शांत रस पैदा होता है। कुल मिलाकर के शांत रस ऐसी कविता है जहां पे जो श्रोता होता है, जो सुनने वाला इंसान होता है, उसके मन में ऐसा लगता है कि जैसे मैं भगवान से जुड़ रहा हूं, भगवान में लीन हो रहा है, ऐसी फीलिंग उसके अंदर, ऐसा भाव उसके अंदर उत्पन्न हो रहा है। इसका मतलब वहां पे शांत रस है। तो यहाँ पे आगे वही बताया गया है, जब कोई मनुष्य या इंसान मोह माया, मोह यानी कि जो रिश्तेदार होते हैं उनसे मोह जो जुड़ा हुआ होता है, और माया यानी कि जो पैसे होते हैं, इनको त्याग करके जो संसार के जो सांसारिक कार्य होते हैं उनसे मुक्त हो जाता है, छूट जाता है और वैराग्य धारण कर लेता है। वैराग्य मतलब क्या होता है कि दुनिया के सुख और दुख से त्याग कर देना, यानी उनको छोड़ देना, तो उसको बोलते हैं वैराग्य, यानी कि उसको सुख और दुख से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो वैराग्य धारण करके वो परमात्मा यानी कि भगवान के वास्तविक रूप का उनको ज्ञान हो जाता है। तो मनुष्य के मन को जो शांति मिलती है उसे शांत रस कहते हैं। क्योंकि आपने भी सुने होंगे, जब किसी इंसान का मन भगवान में लग जाता है तो बहुत शांत हो जाता है और उसको बहुत शांति मिलती है, तो उसी को बोला गया है शांत रस। अब चलिए बात करते हैं इसके एक एग्जाम्पल की। जब मैं था तब हरि नाही, अब हरि है मैं नाही, सब अंधियारा मिट गया, जब दीपक देखा माही। तो इस लाइनों का अगर मैं आपको अर्थ समझाऊं कि जब मैं था, मैं यानी क्या होता है, ये होता है अहंकार, घमंड, मैंने ऐसा किया, मैं हूं, मैं सब चीजें कर सकता हूं। तो ये मैं जो है वो घमंड है। जब तक ये मैं यानी कि अहम होगा, घमंड होगा, तब तक आपको हरि नहीं मिलेंगे, यानी कि भगवान नसीब नहीं होंगे। ओके, लेकिन जब आपके पास हरि है, भगवान मिल जाता है, तो मैं यानी कि आपका घमंड जो है वो खत्म हो जाता है। ठीक वैसे ही जैसे कि जो सब अंधेरा था, जो यहाँ पे पूरा अंधकार था, वो मिट गया। जैसे ही दीपक यानी कि जो रोशनी देता है वो दीपक, उसके जलते ही पूरा अंधेरा जो है मिट जाता है। क्योंकि जैसे ही दिया जो होता है, जो दीपक होता है, उसके रहते अंधेरा नहीं हो सकता, ऐसे ही हरि के होते हुए, भगवान के होते हुए मैं यानी कि घमंड अहंकार नहीं हो सकता है। ओके स्टूडेंट्स, क्लियर है? चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें बोला गया है रौद्र रस की परिभाषा लिखना है और एक उदाहरण भी उसका देना है। तो चलिए देखते हैं इसके आंसर को। तो जब किसी काव्य में, यानी कि काव्य नहीं होता है कविता, तो जब किसी कविता को सुनने पर जब क्रोध यानी कि गुस्से के साथ आंखें तिलमिलाना, यानी कि आंखें बहुत तेजी से तिलमिलाती है, इधर उधर होती है, और जो हमारा शरीर होता है, जो बॉडी होती है, वो फड़फड़ाती है, और गर्जना यानी कि गुस्से की भावना या गुस्से से चीखना, इस भाव की, इस फीलिंग की जब अनुभूति होती है, एक्सपीरियंस होता है, तो इस फीलिंग को, इस अनुभूति को हम क्या बोलते हैं? रौद्र रस बोलते हैं। तो कुल मिलाकर के जब कोई कविता को सुनकर के आपको क्रोध आए, गुस्सा आए, तो वहां पे रौद्र रस होता है। या फिर अगर इसकी एक और डेफिनेशन देखते हैं, तो जहां पे जो हमारा शत्रु होता है, जो दुश्मन होता है, या कोई दुष्ट इंसान होता है, या जो अत्याचारी होता है, जो कि अत्याचार करता है, लोगों को परेशान करता है, तो उसके द्वारा जो किए गए अत्याचार होते हैं, जो वो लोगों को तकलीफ देता है, तो इन सबको देख करके, या फिर अगर कोई हमारे गुरुजनों की निंदा करता है, बुराई करता है, तो उसको सुन करके जो हमारे चित्त में, चित्त यानी कि हमारा मन, जो मन है वो एक प्रकार का क्रोध उत्पन्न करता है। हमारे मन के अंदर एक क्रोध यानी कि गुस्सा पैदा हो जाता है, उसी को हम बोलते हैं रौद्र रस। अगर इसको और थोड़ा डिटेल में समझते हैं, तो इस रौद्र रस का जो स्थायी भाव होता है, जो पीछे की फीलिंग होती है, वो हमेशा क्रोध होता है, गुस्सा होता है। जब यहाँ पे एक पक्ष यानी कि ग्रुप ऑफ पीपल, यानी कि एक व्यक्ति नहीं, व्यक्तियों का समूह है, बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे व्यक्ति है, या फिर कोई एक व्यक्ति भी हो सकता है, तो कोई एक पक्ष या जब व्यक्ति दूसरे पक्ष या दूसरे व्यक्ति का अपमान करता है, बेइज्जती करता है, या फिर गुरुजन आदि यानी कि जो हमारे गुरु लोग होते हैं उनकी अगर निंदा करता है, तो उससे जो क्रोध उत्पन्न होता है, जो गुस्सा पैदा होता है, उसे रौद्र रस कहते हैं। इसमें जो क्रोध होता है उसके कारण हमको जो देखने को मिलती है वो ये है कि यहाँ पे मुख, जो हमारा मुंह होता है, वो लाल हो जाता है, यानी कि गुस्सा बहुत ज्यादा आता है, दांत पीसने लगते हैं, शास्त्र यानी कि जो हमारे पास हथियार होते हैं वो चलाने लगते हैं, भौहें चढ़ा लेते हैं, आंखें ऊपर उठा लेते हैं हम लोग। तो इस तरह के जो भाव है, जो फीलिंग है, वो उत्पन्न हो जाती है। इसीलिए जो कविताओं में जो काव्यगत जो रस होते हैं, उसमें रौद्र रस का, जिसमें क्रोध हमको पैदा होते हुए देखने को मिलता है, तो रौद्र रस का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। चलिए अब देखते हैं इसका एक उदाहरण। श्री कृष्ण के सुन वचन, अर्जुन क्रोध से जलने लगे, सब शोक अपना भूल कर करतल युगल मलने लगे। तो अगर इस लाइन का मीनिंग मैं आपको समझाऊं, जो श्री कृष्ण जी थे, उन्होंने अर्जुन को बहुत समझाते हुए कहा कि जो तुम्हारे सामने खड़े हैं वो तुम्हारे अपने नहीं है, इनके वजह से ये तकलीफें हमको देखने को मिल रही है। तो श्री कृष्ण उनको बहुत सारी चीजें समझाते हैं, वो हम यहाँ पे इन डीप नहीं जा सकते,
तो श्री कृष्ण अर्जुन को बहुत सारी चीजें, उनके जो अपने थे, जो उनके खिलाफ युद्ध में खड़े थे, उनके वास्तविक रूप को जब दिखाते हैं, तो श्री कृष्ण के उन वचन को सुन करके जो अर्जुन थे वो क्रोध से यानी कि गुस्से से जलने लगे, यानी उन्हें बहुत गुस्सा आने लगा। और उस समय जो शोक था, जो उनके अंदर दुख था, वो अपना दुख जो है वो भूल जाते हैं, और उस शोक को, उस गम को भूल करके वो जो उनके करतल थे, जो हथेलियां थे, जो हाथ की हथेलियां होती है उसी को बोलते हैं करतल, और युगल यानी कि दोनों, तो दोनों जो अपनी हथेलियां हैं वो मलने लगे, यानी कि बहुत गुस्से से तिलमिला रहे थे। तो इस तरीके से यहाँ पे इन लाइनों को सुनकर के क्रोध वाली फीलिंग आती है, इसलिए यहाँ पे रौद्र रस है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसके अथवा में जो क्वेश्चन है उसमें बोला गया है अन्योक्ति अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित आपको लिखना है, यानी कि अन्योक्ति अलंकार क्या होता है उसकी परिभाषा बताना है और उसका एक उदाहरण आपको लिखना है। तो चलिए देखते हैं इसके आंसर को। तो अन्योक्ति अलंकार को समझने से पहले ये अन्योक्ति वर्ड का मीनिंग क्या है, अर्थ क्या है, पहले उसको समझते हैं। उसके लिए मान लेते हैं ये एक इंसान है, ओके। ये एक इंसान इस दूसरे इंसान को कुछ कहना चाहता है, पर वो डायरेक्टली नहीं बोलता है, वो किसी और के जरिए वो बात यहाँ तक पहुँचती है। वही चीज़ यहाँ बोला गया है, जिसे कुछ कहना हो तो उसे स्पष्ट शब्दों में ना कहकर, यानी कि साफ साफ शब्दों में नहीं कहकर किसी अन्य के जरिए उसको संबोधित करें, यानी कि उस बात को वहाँ तक पहुँचाएं। तो इस प्रकार से जो कहा जाए उसे अन्योक्ति बोलते हैं, और उसे इस वास्तविक बात को समझ में भी आ जाती है इस इंसान को कि वो इंसान कहना क्या चाहता है। यानी कि देखिए, अन्य के द्वारा उक्ति, यानी कि दूसरे के द्वारा अगर हम कोई चीज़ उक्त कर रहे हैं, यानी कि बोल रहे हैं, तो अन्य के जरिए अगर वो बात हम पहुंचा रहे हैं दूसरे इंसान तक, तो उसको बोलते हैं अन्योक्ति। तो सिंपल टर्म्स में अगर मैं बोलूं, अगर किसी कुछ कहना है तो उसे स्पष्ट शब्दों में न कहकर किसी अन्य के द्वारा संबोधित करते हुए इस प्रकार से कहा जाए कि जो वास्तविक बात है उसे समझ में आ जाए। अब देखते हैं डेफिनेशन क्या है अन्योक्ति अलंकार की। तो जब काव्य में यानी कि कविता में किसी अन्य के माध्यम से, किसी दूसरे के जरिए जब किसी को, किसी भी इंसान को कोई बात कही जाती है तो वहां पे अन्योक्ति अलंकार होता है। अब आपको समझ में आ गया होगा डेफिनेशन कि जब कविता में किसी अन्य के माध्यम से, दूसरे के माध्यम से, दूसरे के जरिए जब हम किसी को कोई बात कहते हैं तो वहां पे अन्योक्ति अलंकार होता है। तो इसकी एक और डेफिनेशन देखने से पहले इसको हम उदाहरण से समझते हैं। यहाँ पे है माली आवत देख कर कलियन करी पुकार, फूले फूले चुन लिए काली हमारी बार। पहले इसके मीनिंग को समझते हैं कि जो माली है, माली कौन होता है? माली वो होता है जो कि बगीचे की देखरेख करता है। तो माली को आता हुआ, आवत यानी कि आता हुआ देख करके जो कलियां होती है, कलियां क्या होती है? जो अगर एक प्लांट होता है, ओके, ये प्लांट है, तो प्लांट में क्या होता है, फूल बनने के पहले एक छोटी सी कली खिलती है, ठीक है, ये कली है मान लेते हैं, और इधर एक मान लेते हैं ये फ्लावर है, ओके, ये एक फूल था यहाँ पे उगा हुआ था और ये एक कली है। तो यहाँ पे ये जो छोटी छोटी कलियां हैं, ठीक है, ये कलियां पुकार करती है, यानी कि एक दूसरे से कलियां बात करती है। और ये बात क्या करती है कि देखो माली आ गया है और उसने फूल को चुन लिया है, तो ये जो फूल है उसने इसको तोड़ लिया, चुन लिया मतलब उसको तोड़ लिया है, और कल जब हम यहाँ पे फूल बन जाएंगे तो उस समय कल को हमारी बारी होगी और हम भी यहाँ से तोड़ लिए जाएंगे। तो ये तो हो गया इसका मीनिंग, लेकिन डायरेक्ट मीनिंग ये नहीं है। इसके पीछे के अर्थ को समझते हैं कि यहाँ पे जो ये माली है वो माली बोला गया यमराज के लिए, ठीक है, ये बोला गया यम, यम यानी यमराज जो होते हैं जो कि मरने के बाद आपको ऊपर लेके जाते हैं, ठीक है, तो यमराज के लिए बोला गया माली, यानी कि यमराज को आते हुए देखकर। और यहाँ पे जो ये कलियन है, ये कलियन का मतलब है नौजवान लोग, जो जवान लोग हैं उनके लिए ये वर्ड यूज हुआ है, ओके, कलियां। तो ये नौजवान जो कम उम्र के जो लोग हैं ये आपस में एक दूसरे से बात करते हैं, और बात क्या करते हैं? फूले फूले, जो फूल बोला गया है ये बोला गया है वृद्ध लोगों के लिए, ठीक है, ये बोला गया है वृद्ध लोगों के लिए। तो जो बूढ़े लोग हैं उनके लिए बोला गया है। तो यहाँ पे इसका पूरा मीनिंग समझते हैं कि यमराज को आता हुआ देखकर जो नौजवान लोग हैं वो एक दूसरे से बात करते हैं कि देखो यमराज ने बूढ़े लोगों को लेके चले गए हैं, ओके, लेकिन कल जब हम बूढ़े होंगे तो कल फिर हमारी भी बारी आएगी और हम भी यहाँ से मर कर ऊपर चले जाएंगे। तो यहाँ पे इस तरीके का जो मीनिंग है, ओके, तो हम सीधा सीधा नहीं बोल सकते किसी को कि आप कल को मर जाओगे, बुढ़े हो जाओगे, उसके बाद आप लोग मर जाओगे, ऐसा नहीं बोल करके हम फूलों के जरिए आपको ये मैसेज देना चाहते हैं। तो यहाँ पे अब बात करते हैं एक और डेफिनेशन की। तो यहाँ पे अप्रस्तुत कथन के द्वारा जो हम नहीं बोल रहे हैं वो अप्रस्तुत है, प्रस्तुत जो हम सामने पेश कर रहे हैं, अप्रस्तुत जो हम सीधा सीधा नहीं बोल रहे हैं। तो अप्रस्तुत कथन के द्वारा जो प्रस्तुत का अर्थ
है उसका अगर बोध कराया जाए, उसके बारे में बताया जाए, ठीक है, जो हम सीधा सीधा नहीं बोल सकते वो हो गया अप्रस्तुत। और अप्रस्तुत कथन के द्वारा, इनडायरेक्ट वर्ड के द्वारा जो प्रस्तुत अर्थ है, जो मेन अर्थ है, अगर वो हमको बोध कराया जा रहा है, समझाया जा रहा है, तो वहां पे अन्योक्ति अलंकार होता है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें बोला गया है कि एकांकी के कितने तत्व माने गए हैं। तो जैसे कि हमने ऑब्जेक्टिव वाले क्वेश्चन में आपको बताया था, एकांकी क्या होता है, जब किसी भी एक इंसान के एक घटना या एक इवेंट के बारे में बताते हैं तो उसको हम बोलते हैं एकांकी, यानी कि उसकी लाइफ की किसी एक घटना के बारे में यहाँ बता रहे हैं। तो उसके कितने तत्व माने गए हैं, चलिए समझते हैं इसको आंसर से। तो बेसिकली जो एकांकी के तत्व होते हैं ये नीचे बताए गए हैं, टोटल 7 होते हैं। वन बाय वन समझते हैं। पहला होता है कथा वस्तु। कथा वस्तु यानी क्या होता है, जो स्टोरी है, जो कथा है उस एकांकी की, जिसका कुछ उद्देश्य होना चाहिए, उससे कुछ समाज को सीखने मिलना चाहिए, तो ये स्टोरी जो होती है इसको हम बोलते हैं कथा वस्तु। स्टोरी नहीं होगी तो एकांकी का कोई इंपॉर्टेंस है नहीं, तो ये हो गया कथा वस्तु। नेक्स्ट है कथोपकथन या संवाद, यानी कि जो डायलॉग्स है, संवाद यानी क्या होता है, बातचीत करना। कथोपकथन है कि जो स्टेटमेंट्स है, जो आप बोल रहे हो, तो जो बातचीत हो रही है दो कैरेक्टर के बीच में, दो पात्रों के बीच में, तो क्या डायलॉग्स है, वो क्या बोल रहे हैं, तो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है एकांकी में। तीसरा है पात्र या चरित्र चित्रण। पात्र या चरित्र चित्रण का मतलब होता है कि जो कैरेक्टर्स है, जो वहाँ पे एक्टर्स हैं, जो एक्ट्रेस है, उसके अलावा जो भी रोल निभा रहे हैं वहाँ पे, तो वो सब चीज़ें भी चाहिए। बिकॉज एकांकी क्या है, एक सीन के रूप में दिखाया जाता है, तो ये एक्टर्स वगैरह जो कि परफॉर्म कर रहे हैं इस एकांकी को नाट्य के रूप में दिखा रहे हैं, तो वहाँ पे पात्र भी चाहिए, कैरेक्टर्स भी चाहिए, तो इसको बोलते हैं पात्र या चरित्र चित्रण। उसके बाद है देशकाल वातावरण। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि किस देश में, किस स्थान पे और किस समय पे और किस वातावरण में एकांकी बनाई जा रही है। क्योंकि जो संपूर्ण एकांकी है, जो पूरी एकांकी है, अगर एक ही स्थान पर हो तो बहुत ज्यादा अच्छा, ज्यादा जो दृश्य है, जो सीन्स है, वो उसमें बदलाव कम से कम हो तो ज्यादा अच्छा माना जाता है। तो कहाँ, किस समय पे, किस वातावरण में एकांकी बनाई जा रही है, वो भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होती है, इसलिए इसके तत्वों में इसको रखा गया है। नेक्स्ट है भाषा शैली, यानी कि जो भाषा यूज की जा रही है इस एकांकी को बनाने में, वो बहुत ही सरल और स्पष्ट होना चाहिए, जिससे कि लोग इसकी तरफ आकर्षित हो, अट्रैक्टिव हो, और उससे उन सभी लोगों को उद्देश्य, जो उसका मकसद है बनाने का, वो समझ में आना चाहिए। उस तरह की भाषा इसमें इस्तेमाल की जानी चाहिए। उसके बाद है उद्देश्य। उद्देश्य यानी क्या होता है कि हर एकांकी के पीछे समाज को कुछ मैसेज दिया जाता है, कुछ सिखाने के लिए मिलता है, तो हर एकांकी के पीछे कुछ उद्देश्य और मकसद होना चाहिए, जिससे कि समाज को बहुत कुछ सीखने को मिले। उसके बाद है रंगमंचीयता, यानी कि बहुत ही शानदार अभिनेता, जो एक्टर के साथ साथ अगर कोई चीज बहुत ज्यादा जरूरी है, जो उपयुक्त है, जो बहुत सही है, वो है रंगमंच यानी कि स्टेज। तो रंगमंच भी बहुत ही शानदार तरीके से सजा हुआ होना चाहिए, क्योंकि उसके बिना ये एकांकी जो है वो अट्रैक्टिव नहीं लगती है। तो ये कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण तत्व थे जो एकांकी के अंदर हमको देखने को मिलते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसके अथवा में पूछा गया है जीवनी की परिभाषा दीजिए और एक जीवनी लेखक का नाम आपको यहाँ पे लिखना है। तो चलिए देखते हैं इसको आंसर से। तो सबसे पहले समझते हैं जीवनी होती क्या है, इसको परिभाषा से समझते हैं कि किसी भी महापुरुष, जो कि महान इंसान थे या जो प्रसिद्ध, जो फेमस व्यक्ति थे, उनके जीवन की घटनाओं के बारे में कि उनके साथ क्या क्या हुआ और उनके जो कार्यकलाप है, जो उन्होंने अपने जीवन में जो जो काम किए थे, उन सभी का आत्मीयता के साथ अगर वर्णन किया गया हो। आत्मीयता यानी कि बहुत ही प्यार से, बहुत ही अपनेपन के साथ अगर उसको गद्य विधा में लिखा गया है। गद्य विधा यानी क्या होता है कि वाक्यों और पैराग्राफ के रूप में अगर व्यवस्थित किया गया है, तो उसे क्या कहते हैं, जीवनी। यानी किसी महान इंसान के बारे में जो कि बहुत फेमस थे, उनके बारे में अगर हम बता रहे हैं, यानी कि उन्हें क्या क्या काम किए थे और उनके साथ क्या क्या हुआ था, तो उसको हम क्या बोलते हैं, जीवनी बोलते हैं। किसी के जीवन के बारे में बता रहे हैं तो ये हो गया जीवनी। अब यहाँ बोला गया एक लेखक का नाम बताना है जो कि जीवनी लिखते थे, यहाँ लिखते हैं। तो मनमथ नाथ गुप्त ये बहुत ही फेमस जीवनी लेखक है, जो कि दूसरों के जीवन के बारे में, यानी कि फेमस महापुरुष, प्रसिद्ध व्यक्ति के बारे में उनकी जीवनी लिखते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें बोला गया है सेनानी न होते हुए भी चश्मे वाले को लोग कैप्टन क्यों कहते थे। सेनानी यानी क्या होता है, जो सेना में या फौज में काम करते हैं, जो सैनिक होते हैं, उसको बोला गया है। तो जो चश्मे वाला था वो सेनानी नहीं था, फिर भी लोग उसको कैप्टन क्यों कहते थे। तो चलिए समझते हैं इसको आंसर से। तो जो चश्मे वाला था उसके मन में जो देश पर जो बलिदान हुए, जिन्होंने अपने जान को न्यौछावर कर दिए देश की आज़ादी के लिए, तो उन सभी बलिदानियों के लिए उनके प्रति बहुत सम्मान यानी कि बहुत इज्जत वाली फीलिंग थी उन सभी के लिए।
और उनके अंदर जो फीलिंग थी वो देश प्रेम की फीलिंग थी, यानी कि देश को बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। तो यही कारण है कि उन्हें कैप्टन नाम से बोला गया है। तो यहाँ बोलने का मतलब यही है कि देश प्रेम के भाव से जो भरे हुए थे कैप्टन चश्मे वाले, उनके मन में देश पर जो बलिदान हुए, जो शहीद हुए थे, उनके लिए बहुत सम्मान का भाव है, बहुत सम्मान वाली, इज्जत वाली फीलिंग है। उनमें से एक जो शहीद थे सुभाष चंद्र बोस, उनके लिए उनमें बहुत ही श्रद्धा है, बहुत ही प्यार है, इसलिए वो उनकी प्रतिमा यानी कि मूर्ति पर चश्मा लगाते हैं। और इसके अलावा उसके मन में यानी कि चश्मे वाले के मन में देश के प्रति या देश के लिए फौजियों जैसा भाव है, फीलिंग है, इसलिए लोग उन्हें कैप्टन कहते थे। ओके, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसके 8वां क्वेश्चन है कि शहनाई को सुशीर वाद्यों में शाह की उपाधि क्यों दी गई है। तो बेसिकली शहनाई क्या एक वाद्य यंत्र है, तो उसको सुशीर वाद्यों में शाह यानी कि सभी सुशीर वाद्यों में से सबसे बेस्ट, शहंशाह, राजा महाराजा की उपाधि क्यों दी गई होगी। चलिए समझते हैं इसको आंसर से। तो देखिए, इसको समझने के लिए पहले हमको समझना होगा कि सुशीर वाद्य होते क्या है। तो बेसिकली वो सभी वाद्य यंत्र, वो सभी बजाने वाले यंत्र जिसको फूंक कर बजाया जाता है, यानी कि फूंक कर बजाए जाने वाले सभी वाद्य यंत्र क्या कहलाते हैं, सुशीर वाद्य यंत्र कहलाते हैं। अब देखिए, हवा से फूंक कर या मुंह से हवा डाल कर के जो फूंकते हैं हम लोग, उसमें जो सबसे फेमस वाद्य यंत्र है वो है मुरली, वंशी, मूर्शंग, श्रृंगी। ये सब क्या है, ये इसी तरह के यानी कि सुशीर वाद्य वाले यंत्र माने जाते हैं। और इन्हीं सभी वाद्य यंत्रों में, बजाने वाले यंत्रों में सुराख होते हैं, यानी कि छोटे छोटे होल्स होते हैं, गड्ढे होते हैं, जिसमें फूंक मारने से स्वर निकलता है, यानी कि आवाज, यानी कि म्यूजिक निकलती है। ओके, तो इन सभी सुशीर वाद्यों में जो शहनाई है वो सबसे ज्यादा मीठे सरस स्वर, बहुत ही मीठी और सुरीली, सरस यानी क्या होता है, सुरीली म्यूजिक यानी कि आवाज, जो म्यूजिक है वो निकलती है। इसी वजह से, इसी कारण से शहनाई को सुशीर वाद्यों का शाह यानी कि राजा या शहंशाह कहा जाता है। ओके, क्लियर है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें बोला गया है, भगत ने अपने बेटे की मृत्यु पर यानी कि उनके मौत पर अपनी भावना यानी कि अपनी फीलिंग किस तरह से व्यक्त की, यानी कि किस तरह से दिखाई। तो चलिए समझते हैं इसको आंसर से। तो यहाँ पे भगत का मतलब क्या है, ये जो लेखक है बाल गोविंद भगत, उनके बारे में बोला जा रहा है कि जो बाल गोविंद भगत थे, उन्होंने अपने बेटे के शव को, शव यानी क्या होता है, डेड बॉडी। ओके, तो जो डेड बॉडी थी, जो शव था, उसको सफेद कपड़े से ढक दिया था और उसके बाद उसके ऊपर फूल और तुलसी के कुछ दल यानी कि पत्तियां बिखेर दी थी, फैला दी थी। और उसके बाद वो खुद उसके पास आसन लगाकर जमीन पर बैठ गए थे और बैठ करके वो गाने गाने लगे थे। ओके, और वो तल्लीनता के साथ यानी कि मग्न होकर के, एकदम एकाग्र होकर के कबीर के पद जो दोहे थे उनको बेसिकली वो गाने लगे थे। तो ऐसा वो क्यों करने लगे थे, क्योंकि उनके अनुसार उनका ये मानना था कि मृत्यु के बाद, मौत के बाद जो जीवात्मा होती है, जो इंसान की जो आत्मा होती है, वो अपने प्रेमी परमात्मा यानी कि जो भगवान है उनके पास जाकर के मिलती है। इसलिए जो ये मृत्यु है, ये जो मौत है, ये एक उत्सव है, ये एक त्योहार के जैसे है और ये आनंद यानी कि खुशी का समय है, रोने का बिल्कुल भी नहीं। और यही चीज वो अपने पुत्र वधु यानी कि बहू को भी समझाते हैं कि ये उत्सव यानी कि त्योहार मनाने का समय है, रोने का समय नहीं है। बिकॉज ये जो बाल गोविंद भगत का जो बेटा है वो भगवान से मिलने वाला है, तो इसलिए हमको खुश होना चाहिए, उत्सव मनाना चाहिए। क्लियर है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसके 8वां क्वेश्चन है कि मनुष्य के जीवन में आस पड़ोस का बहुत महत्व होता है, परंतु महानगरों में रहने वाले जो लोग हैं वो प्रायः पड़ोस कल्चर से वंचित रह जाते हैं। इस बारे में अपने विचार बताना है। यानी कि देखिए, इस क्वेश्चन का मतलब क्या है, जो मनुष्य है, जो इंसान है, वो अपने जीवन के आस पड़ोस यानी कि जो पड़ोसी है, उसके आसपास में जो लोग रहते हैं उनका बहुत ज़्यादा महत्व होता है। लेकिन अगर महानगरों की बात करें, महानगर यानी कि जो बड़े बड़े शहर हैं उनकी बात करते हैं, तो वहाँ पे जो लोग हैं वो अक्सर, प्रायः यानी कि अक्सर जो पड़ोस का जो कल्चर है यानी कि आस पड़ोस का जो वातावरण है उनसे वंचित रह जाते हैं, उनसे छूट जाते हैं, उनसे दूर हो जाते हैं। तो इसके बारे में आपको अपने विचार बताना है। तो चलिए समझते हैं इसको आंसर से। तो वास्तव में मनुष्य के जीवन में पड़ोस का बहुत ज़्यादा महत्व होता है। बचपन में क्या होता है, जो पड़ोस के जो बच्चे होते हैं उनके साथ ही खेल करके, बातें करके, बैठ करके जो बच्चा होता है वो आचरण, व्यवहार और मेल मिलाप के पाठ पढ़ता है। यानी कि किस तरीके से आचरण या व्यवहार का मतलब होता है कि कैसे बिहेवियर करना चाहिए, जब लोगों से मिलते हैं तो किस तरीके से हमको बात करना चाहिए, उनसे मेल मिलाप यानी कि मिलना कैसे चाहिए, इन सभी चीज़ों के पाठ पढ़ता है, यानी कि सीखता है। इसी तरीके से वो दूसरों के साथ मिलना जुलना सीखता है, उनके सुख दुख को जानता है, अपने मन की बात उनके साथ शेयर करता है, उन्हें बताना सीखता है। लेकिन
जो आजकल के जो महानगर है, बड़े बड़े जो शहर है, वहाँ पे एकांकी संस्कृति में बच्चों के मिलने के अवसर समाप्त प्रायः हो गए हैं। तो सबसे पहले जो प्रायः वर्ड है ये समाप्त के पहले आना चाहिए। ओके, अब इस सेंटेंस का मीनिंग मैं समझाता हूँ कि वहाँ पे जो लोग हैं वो अपने आस पड़ोस के लोगों से मिल नहीं पाते, इसकी वजह से वो एकांकी यानी कि अकेले रह जाते हैं। तो इस तरह से ये जो एकांकी संस्कृति है, इस कारण से बच्चों के आपस में मिलने के जो अवसर हैं, जो मौके हैं, वो प्रायः यानी कि अक्सर अब समाप्त होते जा रहे हैं, खत्म होते जा रहे हैं। इससे हो ये रहा है कि जो बच्चे हैं उनका जो स्वाभाविक विकास है, उनका जो नेचुरल बिहेवियर है, जो व्यवहार है, जो आचरण है, जो तरीका है, वो बहुत ज़्यादा प्रभावित हो रहा है, बहुत ज़्यादा उन पर असर पड़ रहा है। और मेरे विचार से जो ये एकांकी संस्कृति है, जो अकेले रहने की जो प्रवृत्ति है, आस पड़ोस से न मिलने की जो प्रवृत्ति है, ये बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। क्योंकि इससे क्या हो रहा है, जो बच्चा है वो समाज में रहकर भी कुछ सीख नहीं पा रहा है, क्योंकि जो बच्चा है वो समाज में रहकर ही हर चीज़ सीख पाता है। तो यही रीज़न है कि मनुष्य को आस पड़ोस के लोगों से मिलते रहना चाहिए, इसलिए आस पड़ोस का बहुत महत्व होता है। ओके, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें बोला गया है स्वयं प्रकाश अथवा यानी कि या मन्नू भंडारी का साहित्यिक परिचय निम्नलिखित बिंदुओं पर आपको बताना है, इनकी 2 रचनाएं और भाषा शैली। तो यहाँ पे 2 लेखकों की बात हो रही है, एक है स्वयं प्रकाश और दूसरे मन्नू भंडारी। इन दोनों के बारे में हमको इनकी 2 रचनाएं बताना है और इनकी भाषा शैली के बारे में बताना है। तो चलिए देखते हैं, इसको समझते हैं। तो पहले बात करते हैं स्वयं प्रकाश की रचनाओं के बारे में। तो इन्होंने बहुत सारी कहानियां लिखे हैं, उपन्यास लिखे हैं, निबंध संग्रह लिखे हैं। तो मैं सभी के एक बार नाम आपको प्रोनाउंस करके बता देता हूँ, फिर आप कोई भी 3-4 याद कर लेंगे और 2 एग्जाम में आपको लिख करके आना होगा। तो यहाँ पे इन्होंने जो लिखे हैं वो है सूरज कब निकलेगा, आएंगे अच्छे दिन भी, आदमी जात का आदमी, छोटू उस्ताद, संधान, जलते जहाज पर, ज्योतिरथ के सारथी, उत्तर जीवन कथा, बीच में विनय, ईंधन, स्वतः सुखाए, दूसरा पहलू, रंगशाला में एक दोपहर। इस तरीके से ये सारी जो रचनाएं थी ये लिखे थे स्वयं प्रकाश जी ने। तो कोई भी 3-4 याद कर लेंगे। इसके बाद जो पूछा गया यहाँ पे क्वेश्चन में वो है इनकी भाषा शैली के बारे में। तो पहले समझते हैं कि स्वयं प्रकाश जी की भाषा किस तरीके से उन्होंने अपने रचनाओं में यूज किए हैं, अपनाए हैं। तो क्योंकि जो स्वयं प्रकाश जी थे ये समाज से, दुनिया से बहुत ज़्यादा उनके जीवन से जुड़े हुए थे, तो इसलिए इनकी जो भाषा भी है वो लोक प्रचलित व्यवहारिक है। यानी कि जो समाज में उस समय जो प्रचलित फेमस जो व्यवहारिक यानी कि जो बोलचाल की भाषा थी उन्हीं को उन्होंने यूज किए हैं, जो कि बहुत ज़्यादा सहज सरल यानी कि बहुत ज़्यादा सिंपल और इजी और सुस्पष्ट यानी कि क्लियरली समझ में आने वाली भाषा जो है इन्होंने उसका प्रयोग किए हैं, उपयोग किए हैं। इनकी भाषा में आडंबर यानी कि दिखावा और बनावटीपन देखने को नहीं मिलता है। ये बहुत ही अच्छी बात हमको देखने को मिलती है इनकी भाषा के अंदर। अब बात करते हैं शैली को लेकर के। तो इन्होंने अपने रचनाओं में 3 तरह की शैलियों का इस्तेमाल किए हैं, जिसमें सबसे पहली है भावात्मक शैली। भावात्मक यानी कि जब आप उन रचनाओं को पढ़ते हैं तो अब आप उन चीज़ों को फील करने लगते हो, उसके लिए फीलिंग आपके अंदर, भावना जो है वो पैदा हो जाती है। तो इस तरीके से भाव प्रधान अंश यानी कि जो भाव प्रधान वाले कुछ रचनाएं की इन्होंने, उसमें इस भावात्मक शैली का प्रयोग किया है। वहीं पे बात करते हैं नेक्स्ट है वर्णनात्मक शैली। यानी कि किसी भी घटना को, किसी भी चीज़ को, किसी भी इंसान के बारे में जब इन्होंने वर्णन करते हैं या वर्णन किया है तो उस समय वर्णनात्मक शैली को इन्होंने प्रयोग किया है, उपयोग किया हुआ है। नेक्स्ट है चित्रात्मक शैली। यानी कि इनकी शैली में जब ये जिस तरीके से रचनाएं रचते हैं तो जो पात्र है, जो कैरेक्टर है, जो एक्टर है, एक्ट्रेस है, या किसी घटना के बारे में बताते हैं या फिर किसी स्थिति, किसी कंडीशन या सिचुएशन के बारे में बताते हैं, तो जिन शब्दों का ये इस्तेमाल करते हैं तो इस तरीके से लगता है कि वो पूरी रचना, जो स्टोरी है, वो हमारे सामने चित्रण है कि लाइव बिल्कुल चल रही, इस तरह की फीलिंग आती है। तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वो अपने रचनाओं में चित्रात्मक शैली का इस्तेमाल करते हैं। तो ये थे स्वयं प्रकाश जी के बारे में। अब बात करते हैं मन्नू भंडारी जी के बारे में। तो मन्नू भंडारी जी ने भी बहुत सारी रचनाएं रची है। तो मैं बहुत सारे नाम पढ़ के बताता हूँ आपको, उनमें से कोई भी 2-3 आप याद कर लेंगे, जैसे कि मैं हार चुकी, एक प्लेट सैलाब, यही सच है, त्रिशंकु, आपका बंटी, महाभोज, 1 इंच मुस्कान, बिना दीवारों का घर, महाभोज, एक कहानी यह भी, आंखों देखा झूठ, आसमाता और कलावा। तो इनमें से कोई भी आप 2-3 याद कर लेंगे, 3-4 याद कर लेंगे, ताकि एग्जाम में आपको 2 तो याद आनी ही चाहिए। चलिए अब बात करते हैं भाषा शैली की। तो सबसे पहले बात करते हैं इनकी भाषा की कि मन्नू भंडारी जी ने कौन सी भाषा का इस्तेमाल किया है। तो जो मन्नू भंडारी है
उन्होंने भी बोलचाल की व्यवहारिक भाषा को ही इस्तेमाल किया और उसी का यूज करके साहित्य में उन्होंने रचनाएं की है। और मनु भंडारी जी ने अपने आवश्यकता के अनुसार तत्सम यानी कि संस्कृत वाले शब्दों का, तद्भव यानी कि वहाँ पे लोकल जो भाषा है हिंदी के, उनको इस्तेमाल किया है। देशज यानी कि जिन शब्दों की उत्पत्ति के बारे में कि वो कहाँ से शब्द आए हैं उनकी जानकारी नहीं होती है, लेकिन फिर भी वो आम तौर पर इस्तेमाल होते हैं, जैसे कि खिचड़ी, खिड़की, लोटा, कटोरा, तो इस टाइप के शब्दों का भी उन्होंने इस्तेमाल किए हैं। इसके अलावा विदेशी शब्द यानी कि दूसरी जो भाषा होती है, विदेशी भाषा होती है, उनका भी यानी कि उन शब्दों का भी प्रयोग इनके रचनाओं में देखने को मिलता है। इसके अलावा लोकोक्तियाँ और मुहावरों का भी बहुत ही नेचुरल रूप से, स्वाभाविक रूप से प्रयोग हमको देखने को मिलता है। और मनु भंडारी जी की भाषा में संप्रेषण यानी क्या होता है, जिसमें कोई संदेश होता है, यानी कि उनकी रचनाओं के पीछे समाज के लिए, दुनिया के लिए कुछ ना कुछ संदेशा होता था जिसको लोगों को सीखना होता है, समझना होता है। तो ये बहुत ही अद्भुत यानी कि शानदार क्षमता थी मन्नू भंडारी जी के अंदर, और विषय यानी कि टॉपिक के अनुरूप, उसके अनुसार वो अपनी भाषा को भी बदल देते थे। तो ये बहुत ही शानदार तरीके से उन्होंने भाषाओं को इस्तेमाल किया है मन्नू भंडारी जी ने। तो अब बात करते हैं मन्नू भंडारी जी की शैली के लिए। तो इन्होंने 5 अलग अलग तरह की शैलियों को इस्तेमाल किए हैं। चलिए वन बाय वन इनको देखते हैं। सबसे पहले भावात्मक शैली। तो अगेन वही चीज़ है कि इन्होंने अपनी रचनाओं को इस तरीके से या इस शैली को अपनाया है, इस तरीके से लिखे हैं कि जिससे उनकी भाषा एकदम सरल यानी कि बहुत ही ईजी समझने में आ जाती है और अलंकारिक बन जाती है, यानी कि बहुत ही शानदार, ऐसे पढ़ने में मजा आता है। इस तरह से ही लिखते हैं, इसकी वजह से उस रचना को पढ़ते हुए हमारे अंदर फीलिंग जग जाती है। ऐसा लगता है कि हम उस स्टोरी से, उस रचना में एकदम जुड़ गए हैं। तो उस स्टोरी को पढ़ने से यानी कि उनकी रचनाओं को पढ़ने में हम एकदम भावात्मक फील करते हैं, यानी कि उस स्टोरी से जुड़ जाते हैं। नेक्स्ट है वर्णनात्मक शैली। तो किसी भी घटना, वस्तु या स्थान के बारे में, व्यक्ति के बारे में उस तरीके से वर्णन करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं कि हम उस घटना, स्थान, वस्तु या व्यक्ति से एकदम जुड़ जाते हैं। तो वर्णन करने के लिए वो वर्णनात्मक शैली का इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा जो नेक्स्ट है वो है संस्मरणात्मक शैली। तो नाम से क्लियर है, संस्मरण यानी कि क्या होता है, पुरानी यादें। ठीक है, तो अतीत यानी कि जो पास्ट है, जो पुरानी याद है, तो पुरानी यादों को जब वो एक्सप्लेन करते हैं, उनके संदर्भ यानी उसके बारे में जब बताते हैं, तो वो संस्मरणात्मक शैली को इस्तेमाल करते हैं, उनका प्रयोग करते हैं। तो इस तरीके से जब भी कोई पुरानी चीजें बतानी होती थी मन्नू भंडारी जी को, तो वो संस्मरणात्मक शैली का इस्तेमाल करते थे। नेक्स्ट है संवाद शैली। तो मन्नू भंडारी जी जब वो उपन्यास और कहानियां लिखते थे, तो इस संवाद शैली की वजह से, जिसमें दो लोग आपस में बात करते हैं, 2 से ज़्यादा लोग आपस में बात करते हैं, संवाद करते हैं, बातचीत होती है, तो संवाद शैली को इस्तेमाल करने से ऐसा लगता है जैसे वहाँ पे सजीवता आ गई, यानी कि ऐसा लगता है हमारे सामने सभी स्टोरी के रूप में चल रहा है, तो हमको एकदम लगता है कि हमारे सामने सब हो रहा है। तो संवाद शैली का इस्तेमाल करते हैं मन्नू भंडारी जी। इसके अलावा व्यंग्यात्मक शैली। व्यंग्य यानी क्या होता है, हंसी मजाक, राइट। तो मन्नू जी ने अपनी रचनाओं में बहुत ही स्वाभाविक विषमताओं, यानी कि जो ऊंच नीच है, भेदभाव है, रूढ़ियां हैं, प्रथाएं हैं, और जो नारी का शोषण किया जा रहा है, जो औरतों के साथ जो भेदभाव किया जा रहा है, उसके ऊपर तीखे व्यंग्य किए हैं, यानी कि हंसी मजाक में बहुत ही समाज को एक गहरा मैसेज दिए हैं, सूचना दिए हैं। तो हंसी मजाक के रूप में भी लोगों को ये बहुत ही शानदार तरीके से व्यंग्यात्मक शैली का इस्तेमाल करके जो मैसेज है वो देते थे। ओके स्टूडेंट्स, क्लियर है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें बोला गया है, नीचे लिखे हुए जो शब्द है इनका आपको संधि विच्छेद करना है, यानी कि संधि के हिसाब से तोड़ना है, और संधि कौन सी उसका आपको नाम बताना है। 2 वर्ड है, एक है देवालय और दूसरा है वागीश। चलिए देखते हैं इसको आंसर से। तो देवालय को अगर हम ब्रेक डाउन करेंगे, तोड़ेंगे संधि के रूप में, तो हमको मिलेगा देव धन आलय। ओके, यानी कि देव यानी कि भगवान और आलय यानी कि उनका घर, तो देवों के घर को बोलते हैं देवालय। तो यहाँ पे देखिए देव के आखिरी में भी अ आ रहा है और आलय में स्टार्टिंग में भी आ है। तो अगर अ और आ दोनों सेम होते हैं तो उसको हम बोलते हैं दीर्घ स्वर संधि या दीर्घ संधि। उसके बाद वागीश को तोड़ेंगे तो वाक धन ईश। तो क्योंकि यहाँ पे पहले वर्ड के एंड में जो ये है आधा हमको लेटर मिल रहा है, यानी कि क के वो नीचे जो हलंत है वो बता रहा है कि आधा क है, तो ये होता है व्यंजन। तो अगर पहले के लास्ट में या दूसरे के स्टार्टिंग में अगर हमको यहाँ पे कभी भी व्यंजन मिलता है तो क्या होती है, व्यंजन संधि। इसलिए वाक धन ईश के अंदर व्यंजन संधि आपको देखने को मिलेगी। हालांकि संधि को लेकर के इन डिटेल में हम हमारी वीडियो लाने वाले हैं, तो उसमें आपको और भी ज़्यादा कॉन्सेप्ट देखने को मिलेंगे। फिलहाल आपको ये समझ में आ गया होगा कि अगर एक जगह भी यहाँ पे व्यंजन होगा तो वहाँ पे व्यंजन संधि होगी, और अगर आखिरी में और स्टार्टिंग में सेम अगर कैटेगरी के लेटर देखने को मिलते हैं तो वहाँ पे क्या होती है, दीर्घ संधि होती है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसके अथवा में क्वेश्चन दिया हुआ है
कि नीचे लिखे हुए निर्देशानुसार यानी कि जो निर्देश दिए गए यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर उस हिसाब से जो है आपको यहाँ पे वाच्य परिवर्तन करना है। वाच्य यानी मैंने आपको बताया था ऑब्जेक्टिव वाले वीडियो में कि वाच्य यानी क्या होता है वॉइस, जिसमें 3 तरह के वाच्य होते हैं, कृतवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास 2 सेंटेंस दिए हैं। तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना की, जिसको हमको कर्मवाच्य के हिसाब से बदलना है, और उसके बाद है आओ घर चले, तो इसको भी हमको भाववाच्य के हिसाब से बदलना है। तो चलिए देखते हैं इसके आंसर को। तो सबसे पहले क्या है, तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना की, इसको हमको बदलना है कर्मवाच्य के रूप में। तो मैंने आपको बताया था ऑब्जेक्टिव वाली वीडियो में कि जब भी कर्मवाच्य में अगर हमको बदलना है तो हमको द्वारा तो लगाना ही पड़ेगा। तो इसको हमको चेंज करना इस तरीके से कि ये द्वारा इस्तेमाल कैसे हो सकता है। तो तुलसीदास द्वारा रामचरितमानस की रचना की गई, जनरली कर्मवाच्य में आपको लास्ट में गई, गया, इस तरह के वर्ड आपको देखने को मिलेंगे। और द्वारा तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अगर द्वारा नहीं है तो वो कर्मवाच्य बन ही नहीं सकता है। ठीक है, मैंने आपको समझाया था। तो इस तरीके से तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना की को हम बोलेंगे तुलसीदास द्वारा रामचरितमानस की रचना की गई। अब देखिए यहाँ पे है अगला, आओ घर चले, इसको भाववाच्य के रूप में हमको बदलना है। तो भाववाच्य में बदलने के लिए सबसे पहले एक रूल आपको पता होना चाहिए, जैसे कि यहाँ पे आपको एक्स्ट्रा रिस्पेक्ट देना पड़ेगा। ठीक है, और जो वर्ब है, जो क्रिया है, जो काम हो रहा है, उसमें आपको आ लगाना पड़ेगा। आ, जैसे कि देखिए यहाँ पे क्या है, चले, चले क्या है, चलना काम है, वर्ब है, क्रिया है, तो इसमें आ यानी कि चला, चला। और रिस्पेक्ट के लिए हमको यहाँ पे कुछ जोड़ना पड़ेगा, रिस्पेक्ट देना है, क्योंकि भाव यानी क्या है, फीलिंग, फीलिंग रिस्पेक्ट से आती है। तो ये आओ घर चले को क्या हो जाएगा, आओ घर चले हो जाएगा चला, और रिस्पेक्ट के लिए जाए। अगर मैं एक और एग्जांपल देना चाहूं तो आप ये बोल सकते हैं, माँ बैठ नहीं सकती। तो देखो बैठना क्या है, यह है हमारा वर्ब, क्रिया, तो इसमें आ लगाना पड़ेगा, तो बैठा। तो माँ से बैठा नहीं जाता, रिस्पेक्टफुल हो गया कि माँ से बैठा नहीं जाता, रिस्पेक्ट आएगी, तब जाकर के आपका जो है भाववाच्य बनेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लेखक अज्ञे ने अपने आप को हिरोशिमा के विस्फोट का भोक्ता कब और किस तरह महसूस किया है। तो इस क्वेश्चन का मतलब है जो लेखक अज्ञे थे उन्होंने अपने आप को हिरोशिमा में जो विस्फोट हुआ था, हिरोशिमा क्या है, एक प्लेस का नाम है, एक जगह का नाम है जहाँ पे विस्फोट यानी कि बम फेंका गया था और वो बम फट गया था, विस्फोट हुआ था बहुत जोरदार तरीके से। तो उस हिरोशिमा के विस्फोट जहाँ बम फटा था उसको किस तरह से भोक्ता समझते हैं। भोक्ता यानी क्या होता है, जब किसी चीज को हम अपनी आंखों से देखते हैं और देखने के बाद जो हमारे मन की स्थिति, जो हालत होती है, उसको बोला गया है भोक्ता। ओके, तो हिरोशिमा में जो बम फटा था उस बम के विस्फोट होने का भोक्ता लेखक अज्ञे ने किस तरह से और कब महसूस किया था, इस क्वेश्चन में पूछा गया है। तो चलिए समझते हैं इसको आंसर से। तो लेखक को हिरोशिमा में जो बम का विस्फोट हुआ था, जो बम फटा था, उसकी जानकारी तो अखबारों में, न्यूज़पेपर में जो खबरें लिखी होती है उससे मिल गई थी, लेकिन जब उन्हें संतुष्टि नहीं हुई तो वो स्वयं यानी कि खुद जापान चले गए। जो ये हिरोशिमा शहर है, ये जापान देश का एक शहर है, तो वहाँ पे वो गए और वहाँ जाकर के जब उन्होंने जो घायल इंसान थे, जिनको चोट लगी थी, उनको अस्पताल में यानी कि हॉस्पिटल में देखा, फिर भी उन्हें बम के फटने की, विस्फोट की जो भयंकरता थी, जो एकदम डरावनी सीन थी, उसकी अनुभूति नहीं हुई, उनको एग्जैक्टली वो फीलिंग नहीं आई कि हुआ क्या। तो उसके बाद वो जब सड़क पर घूम रहे थे तो घूमते हुए उन्होंने एक जले हुए पत्थर को देखा, और उस पत्थर पर, जो कि जला हुआ पत्थर था, उस पत्थर पर एक व्यक्ति यानी कि एक इंसान के जलने की उजली छाया थी। छाया कैसे थी इसको मैं समझाता हूँ आपको। मान लीजिए ये एक पत्थर था, तो ये पत्थर जो है ये कोने कोने से पूरा जला हुआ था और बीच में यहाँ पे एक इंसान का ऐसे छपा हुआ रूप समझो था। तो बाकी पूरा पत्थर जो जला हुआ है, ओके, यहाँ पूरा जला हुआ है, लेकिन ये इंसान का जो रूप है, जो शेप है, वो इस पत्थर पे बन गया है, जिसको बोला गया उजली छाया। ओके, छाया क्यों बोला गया है, बाकी जगह तो काला है लेकिन यहाँ पे इंसान की छाया बन गई है, एक इमेज बन गई है। तब उन्हें ये अनुभव हुआ, ये फील हुआ कि जो बम विस्फोट था, जो बम फटा था, उस समय कोई आदमी यहाँ पे खड़ा रहा होगा, और उन्होंने ये अनुमान लगाया, अंदाजा लगाया कि जब बम फटा होगा तो वो इंसान जो था वो तो भाप बनकर उड़ गया होगा, यानी कि वो इंसान बचा ही नहीं, वो सिर्फ वहां से गायब हो गया, धुआं बन के, भाप बनकर उड़ गया होगा, लेकिन उसकी जो छाया थी, जो इमेज थी, जो परछाई थी, वो इस पत्थर पर अंकित हो गई, यानी कि छप गई है। तो इस अनुभूति से, इन एक्सपीरियंस से, इन सीन से उनका जो हृदय था, यानी कि जो दिल था, वो झकझोर दिया, यानी कि
उनके दिल को हिला दिया था इस पूरे घटना ने। तो इस तरीके से उन्हें ये सब देख करके बम विस्फोट की भयंकरता यानी कि कितना खतरनाक ये बम विस्फोट था उसका आभास हुआ। ओके स्टूडेंट्स, क्लियर है? चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसके अथवा में और में जो क्वेश्चन है वो ये है कि देश की सीमा पर बैठे फौजी किस तरह की कठिनाइयों से जूझते हैं। तो इस क्वेश्चन का मतलब है जो हमारा इंडिया देश है, भारत देश है, उसका जो सीमा है, जो बॉर्डर है, वहां बैठे जो फौजी हैं, जो सैनिक हैं, वो किस तरह की कठिनाइयों से जूझ रहे हैं, किस तरह की परेशानियों का सामना कर रहे हैं। तो चलिए समझते हैं इसको आंसर से। तो देश की सीमा पर यानी कि बाउंड्री पे जो तैनात फौजी है, जो कि अपनी सेवा दे रहे हैं और एकदम अलर्ट मोड पे, सावधानी मोड पे वो अपनी ड्यूटी देते हैं कि कहीं से कोई अटैक नहीं हो जाए। तो ये जो तैनात फौजी होते हैं ये बहुत ही भयंकर, बहुत ही खतरनाक कठिनाइयों के बीच सुरक्षा में यानी कि देश की सेवा में, देश की रक्षा करने के लिए लगातार तत्पर यानी कि तैयार रहते हैं। उनके जो घर परिवार होते हैं, जो फैमिली होती है, उनसे दूर रहते हैं। और वहां पे इन सैनिकों को, इन फौजियों को दो चीजें सबसे ज्यादा परेशान करती है, एक होती है सर्दी और एक होती है गर्मी। तो वहां की सर्दी इतनी खतरनाक होती है कि वो एकदम गलाने वाली होती है, यानी कि इनका जो शरीर होता है, इनकी जो बॉडी होती है वो गलने टाइप की हो जाती है। और वहीं पे अगर गर्मियों की बात करते हैं तो ये जलाने वाली होती है, क्योंकि इतनी ज्यादा गर्मी होती है कि वो इतने ज्यादा गर्म होते हैं तो लगता है जैसे कि वो जल रहे हैं। और वे ये सब जो सर्दी और गर्मी को सहन करते हैं वो सिर्फ इसलिए करते हैं ताकि वो सीमा पर यानी कि जो बॉर्डर है, जो बाउंड्री है, वहां पर अपने जी जान से डटे रहते हैं, टिके रहते हैं। और सिर्फ इसलिए क्योंकि जो देश है और यहाँ के जो निवासी, जो रहने वाले लोग हैं, उनको कोई खतरा नहीं हो पाए और जो देश के लोग हैं वो चैन की नींद सो सके, आराम से एक रिलैक्स लाइफ जी सके। तो यही कारण है कि इन फौजियों की वजह से ही हम रिलैक्स होकर के हर रात सो पाते हैं। तो इस तरीके से देश की सीमा पर जो बैठे फौजी हैं सबसे खतरनाक सर्दी और गर्मी वाली कठिनाइयों से जूझते हैं। तो ये थे स्टूडेंट्स परीक्षा अध्ययन के सेट 1 के 2 नंबर वाले सारे क्वेश्चन। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। अगर आपको हमारी वीडियो से कुछ भी सीखने मिला या नॉलेज मिला तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड वीडियो को लाइक जरूर करें। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।